नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जो कि अब आपको नहीं याद रखना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया है कि अब हम और ज़्यादा ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश नहीं करेंगे। जानेंगे क्या है इशू। ये जो आर्टिकल है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग से संबंधित है और ये जो आर्टिकल है ये बैड बैंक से संबंधित है। आखिरकार सरकार ने बैड बैंक इस्टेब्लिश कर दिया, जिसके बारे में हमने काफ़ी आर्टिकल्स पास्ट में डिस्कस किए हैं। क्या बैड बैंक इस्टेब्लिश किया जाए ना किया जाए, तो आज ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? वर्ल्ड बैंक ने 16 सितंबर को ये डिक्लेयर किया कि बस हम थक गए भैया, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे अब से। मतलब उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि आगे से ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश नहीं होगी, यानी आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स नहीं याद रखना पड़ेगा। वैसे एक्चुअल में वो थके नहीं, दिक्कत थी इस इंडेक्स में जो रैंकिंग दी जाती थी विभिन्न देशों को। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो इंडेक्स है ना, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता था और इस आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग दी जाती थी कि किस देश में बिजनेस करना कितना आसान है। ये बेसिक्स की बात है। मान लीजिए किसी देश में बिजनेस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो जल्दी से ले लिया जाता है, लैंड आसानी से उपलब्ध हो जाता है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन कम है, लेबर लॉज आसान है, तो उस देश को अच्छी रैंकिंग मिलेगी इस इंडेक्स में। और जहां पे बिजनेस करना मुश्किल, उस देश को खराब रैंकिंग। अब दिक्कत देखो ये थी, एलिगेशंस लगे थे। वर्ल्ड बैंक के उस समय ऑफिशियल थे ये क्रिस्टेलिना जॉर्जीविया, जो अभी आईएमएफ के एमडी हैं। इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने पैसे लेकर चाइना का जो डेटा है वो चेंज कर दिया, बदले में चाइना को इस इंडेक्स में अच्छी रैंकिंग मिल गई। इस प्रकार के और भी एलिगेशंस लगे थे कि कुछ और देशों की जो रैंकिंग है जानबूझ के इस इंडेक्स में चेंज कर दी गई। अब आपके मन में आया होगा ऐसा क्यों? सोचने की बात है ना। अगर किसी देश की इस इंडेक्स में अच्छी रैंकिंग होगी तो इन्वेस्टर तो उस देश में जाना पसंद करेगा ना कि हाँ भैया, यहाँ पे बिजनेस करना आसान है, मैं यहाँ पर पैसे लगाता हूँ। तो विभिन्न देशों के पास इंसेंटिव था पैसे देकर रैंकिंग चेंज करवाने का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी। इस लक्ष्य के साथ काफ़ी करप्शन हुआ इस इंडेक्स की रैंकिंग को पब्लिश करने में। इशू देखो सिर्फ करप्शन का नहीं था, इशू और भी थे। जैसे सेकंड इशू, जो प्रोसीजर या फिर डेटा इस्तेमाल किया जाता था इस इंडेक्स की रैंकिंग जारी करने के लिए, वो देखो काफ़ी ज़्यादा शैलो होता था। जैसे इंडिया में दिल्ली और मुंबई, सिर्फ 2 सिटी से डेटा कलेक्ट किया गया और इंडिया ने अगर लॉज चेंज कर दिए, ग्राउंड लेवल पर कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ लॉ भी चेंज कर दिया, तो भी इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हो जाती इंडेक्स में। इंडिया का सिर्फ एग्जांपल है। मतलब कोई भी देश जो ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन चेंज ना करता, बेशक एक पॉलिसी बना देता, बेशक कानून बना देता, तो उस इंडेक्स में उस देश की रैंकिंग इंप्रूव हो जाती। नेक्स्ट इशू, जैसे देखो चिली का एग्जाम्पल दिया जाता है। चिली में जब तक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी ना, रैंकिंग अच्छी थी। उसके बाद सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गई, कोई भी रूल चेंज नहीं हुआ, कोई भी लॉ चेंज नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ सोशलिस्ट गवर्नमेंट आने से चिली की जो रैंकिंग है गिर गई। बाद में वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट ने माफ़ी भी मांगी कि हमसे गलती हो गई। भाई चिली के सोशलिस्ट प्रेसिडेंट से उन्होंने माफ़ी मांगी कि आपकी सरकार आने के बाद रैंकिंग गिर गई, बेशक आपने कोई रूल में बदलाव नहीं लिया, इसमें हमारी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। इसके बाद राइटर कहते हैं सबसे बड़ा जो इशू था ना, वो तो देखो लेबर रेगुलेशन से संबंधित था। जो देश लेबर रेगुलेशन को कमजोर करता, डाइल्यूट करता, उस देश की रैंकिंग इंप्रूव कर दी जाती। यानी ये जो इंडेक्स था ना, एक प्रकार से फ्री मार्केट इकोनॉमी को पूरी तरह से प्रमोट करता था। इसका असर इंडिया में भी हुआ। इस इंडेक्स की रैंकिंग में अपना स्थान इंप्रूव करने के लिए इंडिया ने लेबर लॉज को वीक कर दिया। ज़्यादातर राज्यों ने देखो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल फॉलो किया। महाराष्ट्र सरकार ने लेबर लॉज को टूथलेस बना दिया, ऑफिशियल लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम को डिसमेंटल करके, जिसके तहत एम्प्लॉयर जो थे उनके पास आज़ादी थी, वो सेल्फ रेगुलेशन रिपोर्ट खुद ही फाइल कर सकते थे। गवर्नमेंट ने जो क्रिटिकल सेफ्टी रेगुलेशन रूल्स फ्रेम किए, उसके अनुसार पहले जो इंडस्ट्रियल बॉयलर की इंस्पेक्शन की जाती थी सरकारी ऑफिशियल्स के द्वारा, अब वो थर्ड पार्टी के द्वारा की जाती हैं, प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा की जाती हैं।
लेबर डिपार्टमेंट का जो इंस्पेक्शन है वो अब जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये जब होगा तो एम्प्लॉयर्स को पहले प्रायर इंटीमेशन देनी होगी। तो देखो एम्प्लॉयर तो फिर सुधार कर लेगा ना, जब लेबर डिपार्टमेंट वाले आने होंगे। अचानक से आएंगे तभी तो खामियों का पता लगेगा। तो ये जो गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी है, इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इसी का नतीजा निकला कि कर्नाटक में विस्ट्रोन की जो आईफोन असेंबली की फैक्ट्री थी, वहाँ पर वर्कर्स ने आगजनी की। और भी ज़्यादा कई फैक्ट्रीज़ में जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं वो ज़्यादा हुई हैं पहले के अपेक्षाकृत, क्योंकि आज के समय में इंस्पेक्शन होती नहीं एफिशिएंटली, तो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके पास कोई प्रोविज़न नहीं होता, इस वजह से वायलेंस हो जाता है फैक्ट्री में। तो इसके बाद देखो लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का काफ़ी देशों की सरकारों ने फ़ायदा उठाया अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। जैसे कि देखो इंडिया में भी रूलिंग पार्टी ने, मतलब एनडीए की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये दावा किया कि देखो हमने बिजनेस करना आसान कर दिया है। पहले इंडिया की रैंकिंग 134 हुआ करती थी, 2019-20 में इंडिया की रैंकिंग 63 हो गई। तो सरकार ने दावा किया कि मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो सफल हो गया है। बट राइटर इससे इत्तेफाक नहीं रखते। राइटर कहते हैं हमेशा से देखो सरकार के इस दावे पर डाउट था। कैसे? क्योंकि देखो इंडिकेटर्स देखिए, 2015-16 में एनुअल ग्रोथ रेट इन जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग कितनी थी? 13.1%। 2019-20 में तो ये माइनस में चली गई, -2.4%। नेट एफडीआई इनफ्लो टू जीडीपी रेशियो ये फ्लक्चुएट हो रही है 1.5% के आसपास से। लेकिन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो ये 2014-15 में 30.1% थी, जो कि 2019-20 में 26.9% हो गई। तो मतलब राइटर ये कहना चाहते हैं अगर इंडिया की रैंकिंग वास्तव में इंप्रूव हुई थी तो फिर इन इंडिकेटर्स में इंडिया खराब परफॉर्म क्यों कर रहा है? बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, और भी काफ़ी सारे देशों की सरकारों ने दावा किया था। इवन चाइना ने भी ऐसा ही दावा किया कि देखो हमारा इस इंडेक्स में स्थान काफ़ी अच्छा है, यानी चाइना में बिजनेस करना काफ़ी आसान है। ऐसा दावा करके चाइना ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने देश में अट्रैक्ट करने की कोशिश की। तो इस इंडेक्स के जाने के बाद अब इसके थोड़े बहुत पॉलिटिकल रिपरकशंस भी पड़ेंगे, ये राइटर का मानना है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हायर एजुकेशन रैंकिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो हम बेसिक्स की बात करते हैं। कंटेक्स्ट देखो अभी फिलहाल ये है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग जारी की गई। देखो ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये लॉन्च किया गया था 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। उस समय नाम हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। ये सरकार का पहला प्रयास था हमारे देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देने के लिए। और 2018 में तो सभी जो गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, उनको कंपलसरी कर दिया गया था कि आप इस फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेट कीजिए, यानी डेटा सौंपिए, ताकि हम आपको रैंकिंग दे सकें। 5 पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। नज़र डाल लीजिए, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ये फ्रेमवर्क लॉन्च करने का एक रीज़न सरकार ने ये दिया था, ये जो दूसरी रैंकिंग्स है ना, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, क्वैकरली साइमंड्स, ये QS वर्ल्ड रैंकिंग है, ये इंडिया को सही से इवेल्युएट नहीं करते। तो इसलिए सरकार ने अपनी रैंकिंग लॉन्च कर दी। अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग दी जाती है, जैसे ओवरऑल रैंकिंग, यूनिवर्सिटी वाइज रैंकिंग, रिसर्च इंस्टीट्यूट वाइज रैंकिंग, कॉलेज वाइज रैंकिंग। तो ये हमने बेसिक्स की बात कर ली। देखो इस प्रकार से जब रैंकिंग लॉन्च की जाती है ना, तो बहुत फ़ायदे होते हैं। स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है कि कौन सा कॉलेज चूज करना है, किसकी रैंक अच्छी है। फैकल्टी को फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयर को फ़ायदा होता है। तो एम्प्लॉयर देखो अच्छे कॉलेज से रिक्रूट करना ज़्यादा पसंद करेगा ना। और अगर लिस्ट में जिसका नाम बढ़िया आएगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको ज़्यादा फंडिंग दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा फंडिंग दे सकती है। तो रैंकिंग के तो बहुत फ़ायदे होते हैं। आपस में कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कंपटीशन भी होता है। और जिसकी रैंक अच्छी आती है, सरकार उसको ऑटोनॉमी भी देती है कि भैया आपकी तो रैंक अच्छी है, आप तो खुद अपने मर्जी से कोर्स लॉन्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे हो। इवन सबसे बड़ी बात देखो, रैंकिंग में कॉलेज को ना पता लग जाता है कि हम कौन सी चीज़ में लैग कर रहे हैं। रैंकिंग में बताया भी तो जाता है ना कि इस यूनिवर्सिटी का, इस कॉलेज का रिसर्च में कितना स्कोर है, टीचिंग में कितना स्कोर है। मतलब वो 5 जो पैरामीटर्स जो अभी हमने इग्नोर किए, बोल के किए, प्री के लिए हैं, ये टीचिंग, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इन 5 इंडिकेटर्स में रैंकिंग जब दी जाती है तो कॉलेज को पता लगता है ना कि कौन से इंडिकेटर में हम पीछे हैं, यहाँ पे हमें सुधार की आवश्यकता है। तो ये सारे फायदे होते हैं।
इसके बाद राइटर कहते हैं देखो वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ का काम होता है अच्छी क्वालिटी की नॉलेज, स्किल, एप्लीकेशन ओरिएंटेशन, पढ़ाई ये सब करवाना, बट देखो रैंकिंग में एक्सीलेंस प्राप्त करनी है तो रिसर्च, पब्लिकेशन, पेटेंट्स, इनोवेशन, इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेरियस जो रैंकिंग्स है ना वो रिसर्च को ज़्यादा वेटेज देती हैं। जैसे ARWU एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़, ये तो देखो पूरी तरह से रिसर्च को आधार बनाकर रैंकिंग देती हैं। ये जो एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ है ना, इसमें सिर्फ इसी आधार पर यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग मिलती है रिसर्च कितनी अच्छी है। टाइम्स हायर एजुकेशन, इसमें इस रैंकिंग में रिसर्च का वेटेज 60% है और QS में रिसर्च का वेटेज है 20%। और NIRF जो अपनी वाली देसी रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इसमें रिसर्च का वेटेज है 30%। इसके बाद हमारे वाली रैंकिंग फ्रेमवर्क में बाकी पैरामीटर्स को कितना कितना वेटेज मिला है। IPR एंड पेटेंट को 15%, फुटप्रिंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस को 15%, कंबाइंड मैट्रिक ऑफ क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन को 35% और कंबाइंड मैट्रिक ऑफ पब्लिकेशंस को 35%। ये बाकी पैरामीटर्स को वेटेज दिया गया है हमारे वाली देसी रैंकिंग में। अब देखो इसके बाद राइटर कहते हैं जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ है ना हमारे वाले NIRF में, इसमें काफ़ी ख़राब ट्रेंड देखने को मिला है। जो टॉप यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी की रिसर्च पैरामीटर पर स्कोर कितना है 92.16%, लेकिन जो 10th बेस्ट यूनिवर्सिटी है ना हमारे देश में, उसका रिसर्च पैरामीटर में स्कोर कितना है 60.52%। इतना कम हो गया, सोच के देखो। जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है उसका रिसर्च में स्कोर है 92% और जो 10वें नंबर पे बेस्ट यूनिवर्सिटी है उसका स्कोर सिर्फ 60% हो गया। 20वें नंबर की जो यूनिवर्सिटी है हमारे देश में, उसका रिसर्च में स्कोर है 50.32% और 50वें नंबर की बेस्ट यूनिवर्सिटी का स्कोर है 28.69%। इतनी खराब रिसर्च हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ में होगी तो जो वर्ल्ड की रैंकिंग्स हैं वहाँ पर हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। जो 100वीं बेस्ट यूनिवर्सिटी है उसका स्कोर तो देखो सिर्फ 4.35% है। बाकी 935 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश में, अंदाज़ा लगा सकते हो उनका रिसर्च में क्या स्कोर होगा। एक और बात राइटर बोलते हैं, देखो जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है ना उनके साथ एक बात ये देखी गई है, वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए सैलरीज में काफ़ी खर्च करते हैं। जैसे देखो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में एवरेज यूनिवर्सिटी ने, जो ये टॉप 10 में यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, एवरेज तौर पर एक यूनिवर्सिटी ने 390 करोड़ रुपए खर्च किए हैं सैलरीज पर एक साल में। और जो यूनिवर्सिटीज़ जिनकी रैंकिंग 41 से 50 के बीच में है, उन यूनिवर्सिटीज़ ने एवरेज तौर पर 119 करोड़ रुपए खर्च किए हैं सैलरी पर। और जो यूनिवर्सिटीज़ 91 से 100 के बीच में आती हैं, उन्होंने 80 करोड़ रुपए खर्च किए हैं सैलरी के लिए एवरेज तौर पर। यही हाल देखो रिसर्च स्कॉलर्स का है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च स्कॉलर्स एवरेज तौर पर मिले 2,06,027, जबकि 41 से 50 जिन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है ना वहाँ पर सिर्फ 1,036 PhD स्टूडेंट्स थे। मतलब जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग नीचे जाती गई वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स की संख्या भी कम होती गई, वहाँ पर रिसर्च भी खराब होती गई और वहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरीज के लिए जो खर्चा है वो भी कम होता गया। तो अंत में राइटर कंक्लूजन ये निकलते हैं कि देखो अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग इंप्रूव करनी है ना, उनको फंड दीजिए। फंड दोगे तभी तो अच्छी फैकल्टी वो हायर कर पाएंगे, तभी उनकी सैलरीज पर वो खर्चा कर पाएंगे। आप फंड्स दोगे तभी तो वहाँ पे रिसर्च अच्छी हो सकेगी। तो इन चीज़ों पे जब ध्यान दोगे ना, हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग अपने आप इंप्रूव होगी। रिसर्च पर खर्चा करो, इसके अलावा फंड्स एलोकेट करो ताकि अच्छे टीचर्स आ सकें, उनकी सैलरी पर अच्छा खर्च हो। फंड्स दोगे तभी तो रिसर्च स्कॉलर्स ज़्यादा आएंगे, ये राइटर बोलते हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बैड बैंक से संबंधित है। देखो बैड बैंक का आर्टिकल डिस्कस करें उससे पहले हम बेसिक्स कवर करेंगे। बेसिक्स डिस्कस किए बिना सीधा आर्टिकल डिस्कस करेंगे मज़े नहीं आएंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो पहले आप बैड बैंक के बेसिक्स जान लीजिए, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखो बैंकों का जो NPA है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब उन्होंने लोन दिया था किसी इंडिविजुअल को, किसी ग्रुप को, लेकिन वो इंडिविजुअल, वो कॉर्पोरेट ग्रुप अब बैंक का लोन वापस नहीं कर पा रहा है। तो जो बैंक लोन देता है ना वो एसेट होती हैं। तो मतलब बैंक का ऐसा एसेट जिसने परफॉर्म करना बंद कर दिया है वो हो गया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखो बैंकों के पास ना तो टाइम है, ना ही इतना एक्सपर्टीज है
कि जिन्होंने उनका लोन वापस नहीं दिया है उनसे पैसे वसूले जा सकें, चाहे उनकी एसेट कोई बिल्डिंग वगैरह प्रॉपर्टी है उसको कैप्चर करके या फिर उस कंपनी के शेयर्स बेच के जो भी बचे कुचे हैं, कुछ तो बैंक निकालेंगे ना। बट बैंकों के पास ना टाइम होता है ना ही एक्सपर्टीज होती है कि जो इंडिविजुअल्स, जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स डिफॉल्ट कर गए हैं, जिन्होंने बैंकों का लोन वापस नहीं दिया है, उनसे कम से कम कुछ पैसा तो वसूला जा सके उनकी एसेट वगैरह बेच के। तो एक आइडिया ये आया, आप अलग से एक बैंक बनाओ, बैड बैंक, जिसका काम ही ये होगा जो ना बैंकों से नॉन परफॉर्मिंग एसेट परचेज कर लेगा। जैसे देखो, एसबीआई ने किसी इंडिविजुअल को लोन दिए 100 करोड़ रुपए, वो इंडिविजुअल वापस नहीं कर पाया एसबीआई के, अब एसबीआई का तो 100 करोड़ रुपए फंस गया। तो ये जो बैड बैंक क्या करेगा, बैड बैंक एसबीआई को बोलेगा 100 करोड़ के बजाय हम आपको ना 60 करोड़ देंगे। इसके बाद आपका जो अकाउंट है उस इंडिविजुअल के साथ खत्म हो जाएगा जिसको आपने 100 करोड़ रुपए लोन दिया है। फिर वो आगे हमारी सिरदर्दी है, उस इंडिविजुअल से हम 60 करोड़ वसूलें, 70 करोड़ वसूलें, 80 करोड़ वसूलें, या फिर इवन 60 करोड़ भी ना वसूल पाए, मतलब 50 करोड़ ही हम वापस लें, तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा 10 करोड़ का। लेकिन आप 60 करोड़ ले लो, आप इस सिरदर्दी से छुटकारा पा सकते हो। ये कंसेप्ट है पूरा। मतलब बैड बैंक जो है वो बैंकों से नॉन परफॉर्मिंग एसेट परचेज कर लेगा कुछ पैसे देके। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एचडीएफसी ने किसी कंपनी को 50 करोड़ रुपए लोन दिए, नहीं मिल पा रहे हैं, तो बैड बैंक एचडीएफसी को बोलेगा कि 30 करोड़ हमसे ले लीजिए, ले लो आप, और उस कंपनी का अकाउंट क्लोज कर दो। फिर हमारे ऊपर है ये, हम उस कंपनी से कितना पैसा वसूल सकते हैं उसकी एसेट बेच के। तो ये पूरा बैड बैंक का कंसेप्ट है। मतलब कि बैड जो लोन्स है वो परचेज कर लेगा ये बैड बैंक, उसी से ये नाम आता है। काफ़ी समय से मांग चल रही थी कि हमारे देश में भी सरकार ना इस प्रकार का बैड बैंक इस्टेब्लिश करें, ताकि बैंकों की सरदर्दी खत्म हो। बैंकों के पास इतना टाइम नहीं होता, बैंकों के पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती, और जल्दी से ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट से छुटकारा मिलेगा ना तो बैंक फिर फर्दर लोन दे सकेंगे, हमारी इकोनॉमी में स्टिमुलेशन आएगा, हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी। अब फाइनली सरकार ने ये बैड बैंक इस्टेब्लिश कर दिया है जिसका नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये टेक्निकल नेम है, देसी नेम है बैड बैंक। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये जरूर आना चाहिए कि भैया ये बैड बैंक है कौन, मतलब ये बैंकों से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट परचेज करेगा ये पैसा किसका लगा होगा इसमें। ये देखो आपका बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है कि ये बैड बैंक की ओनरशिप किसके पास है, पैसा किसका आएगा। देखो ये जो बैड बैंक है ना, इसमें 50% हिस्सेदारी तो होगी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, बाकी देखो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की भी होगी, कुछ हो सकता है सरकार की भी हो, लेकिन अभी सरकार ने इतना बताया है 51% जो हिस्सेदारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की होगी। और पहले फेज में ये जो बैड बैंक है वो 90,000 करोड़ का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ना वो प्रोक्योर करेगा, और मिनिमम जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट परचेज करेगा ये बैड बैंक वो 500 करोड़ की होगी, यानी मोटा खेलेगा, छोटी मोटी नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये बैंक जो है नहीं परचेज करेगा। कुल मिला के 2 लाख करोड़ का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो रिजोल्व करने की कोशिश करेगा ये बैड बैंक, जिसका टेक्निकल नाम क्या है बताइए, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। प्री में तो अभी शायद नहीं पूछेंगे इसके बारे में, क्योंकि अभी सिर्फ 20 दिन बचे हैं और पेपर बन गया होगा अभी तक तो। अब देखो कुछ और टेक्निकलिटीज भी हैं। और टेक्निकलिटीज क्या है, हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपके मन में यह भी आए कि क्या ये बैड बैंक के पास एक्सपर्टीज होगी क्या, जो हम बार बार आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि बैंकों के पास में एक्सपर्टीज नहीं होती नॉन परफॉर्मिंग एसेट को मैनेज करने की, तो क्या ये बैड बैंक के पास होगी। इसका आंसर है नो। आपको हंसी आएगी, अरे भैया फिर फायदा ही क्या अगर ये भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। देखो एक बार अगर बैड बैंक बैंकों से, नॉर्मल बैंकों से अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट परचेज कर लेगा ना, उसके बाद जिम्मेदारी होगी इंडिया डेप्ट रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड यानी IDRCL की, यानी इंडिया डेप्ट रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड की। ये बैड बैंक के द्वारा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट परचेज कर ली गई है ना उस एसेट को मैनेज करेगा, ताकि उसका फाइनल सॉल्यूशन हो सके, मतलब फाइनली पता लग सके कि करना क्या है। उस कंपनी का जो डिफॉल्ट कर चुकी है उसके एसेट को बेचना है या फिर उसकी ओनरशिप किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करनी है। तो मेन काम IDRCL का होगा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को मैनेज करेगा। अब देखो यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, क्या मजेदार है, आपको मजा आएगा सुनने में। देखो ये जो बैड बैंक है किसी बैंक से, फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक से नॉन परफॉर्मिंग एसेट परचेज करेगा ना, मान लीजिए
50 करोड़ की, 100 करोड़ की मान लीजिए, 100 करोड़ की नॉन परफॉर्मिंग एसेट परचेज कर ली, तो फिर ना सारा पैसा कैश में नहीं देगा ये बैड बैंक पीएनबी को, शुरू में सिर्फ 15% देगा कि भैया अभी हमारे पास इतना ही है, जितना मैं सब लाया हूं इतना ही रख लो। तो बैंक बोलेगा अरे तुम बाद में हमें दो ही ना, फिर हमारा तो नुकसान हो गया, आप तो सिर्फ 15% दे रहे हो जितने की हमारी डील हुई है। तो बैड बैंक क्या करेगा, 85% जो है ना उसकी सिक्योरिटी रिसिप्ट देगा। सिक्योरिटी रिसिप्ट की मतलब देखो हम आपको बाद में दे देंगे। अब आपके मन में यह आया होगा कि जो नॉर्मल बैंक है पीएनबी, एचडीएफसी, ये बैड बैंक पे भरोसा क्यों करें कि भैया आप तो 15% ही दे रहे हो, 85% पता नहीं आप बाद में दो ना दो, आपका क्या भरोसा। यहां पे सरकार का रोल आ जाता है। सरकार ने गारंटी दी है, सरकार ने कहा है कि ये जो बैड बैंक सिक्योरिटी रिसिप्ट देगा ना उसकी गारंटी हम लेते हैं। ये देखो सरकार ने, इसको उड़ा देते हैं हम, 30,600 करोड़ की बैकस्टॉप फैसिलिटी दी है, यानी गारंटी ली है जो बैड बैंक सिक्योरिटी रिसिप्ट देगा बैंकों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट परचेज करने के लिए। मैं फिर से बोलता हूं सिंपल शब्दों में, बैड बैंक जब कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट परचेज करेगा ना, सिर्फ 15% पेमेंट कैश में देगा, बाकी 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट में देगा, और उन सिक्योरिटी रिसिप्ट की गारंटी लेगी सरकार। 30,600 करोड़ की बैकस्टॉप फैसिलिटी सरकार ने इसके लिए दी है कि बैड बैंक जो सिक्योरिटी रिसिप्ट देगा ना नॉन एनपीए परचेज करने के लिए, उसकी गारंटी सरकार लेगी। यह गारंटी सरकार की 5 सालों के लिए होगी। लेकिन देखो आर्टिकल में एक दो चीजें ये बोली जाती हैं कि रघुराम राजन जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने ये कहा था कि बैड बैंक का आइडिया जो है वो काम नहीं करेगा, जो ऑलरेडी एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट कंपनीज है ना उन्हीं को स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि सरकार ने सिर्फ एक लेयर और बना दी। ऑलरेडी और काफी सारे प्रोविजंस थे, जैसे आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सरकार लेके आई है, तो उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता थी, बजाय इसके कि हाँ और ज्यादा जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा कर दिया। खैर अब देखने वाली बात होगी कि बैड बैंक लॉन्च तो कर दिया गया है, काफ़ी सारे देशों में ये सफल भी हुआ है, जैसे यूएसए, स्वीडन वगैरह में, बट इंडिया में सिचुएशन थोड़ी अलग है। तो इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है ये बैड बैंक का जो आइडिया है वो कितना सफल होगा, बैंकों की एनपीए की जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज़्यादा सोल्व होगी। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।